देखो बच्चों, आज हम लोग जो रोज की तरह हम लोग जान ही रहे हैं कि अपने प्रत्येक प्रश्नावली से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है एग्जैक्टली कहा जाए तो अभी भी आप लोग जोर से नहीं लग पा रहे, और हमें पूरा आशा है कि आप लोग धीरे धीरे तो नहीं, अब आपको ज्यादा गति के साथ आपको प्रत्येक चैप्टर पे लगे रहना होगा, जिनके कारण आप लोग अच्छे तरह से सवालों को समझ पाइएगा और जान पाइएगा। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूं और हर रोज कह रहा हूं कि बहुत शिद्दत से आप लोगों को अपनी जिद पर लाना होगा और जिद लाना होगा, तभी आप लोग अच्छे अच्छे सवालों को और बारीकी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। तो बहुत कम समय बचा है और कम शब्द भी हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि बातें कम और क्वेश्चन अधिक होगी, तभी आप लोगों का जय जयकार हो पाएगी। तो हम लोग चलते हैं इस प्रश्न के अनुसार जो हमें कुछ कहना चाहती है और कह रही है ये सवालें, हम लोग इसको जानना चाहेंगे। तो चलिए देखिए, हमारी बोर्ड पर प्रश्नावली 6.2 के त्रिभुज से जो पहला परिमेय है, जिसको कि हम लोग थेल्स परिमेय के नाम से जाना गया, ठीक है, और इन्हीं थेल्स परिमेय से ये प्रश्नावली को सॉल्यूशन भी किया जाएगा। 6.2 के जो एक्सरसाइज है, इनको जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे या इनके सॉल्यूशन करने की जो बेस्ट फॉर्म होंगे, ये इन्हीं सूत्र से चलेंगे। तो चलिए कि ये क्या सूत्र, ये हमारे जो साहब ने, थेल्स साहब ने जो लिखा है, इन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने सिद्ध करके दिखाया, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और आज सिद्ध करते हैं। देखिए हम लोग चल रहे, तो देखिए सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज, कहने का मतलब है कि किसी त्रिभुज को जो कहा, तो आप सबसे पहले कल्पना करेंगे, सोचेंगे, मानेंगे कि माना कि यह क्या है, एक त्रिभुज है। तो पहले एक त्रिभुज की रचना हो जाए, तो हम लोग एक त्रिभुज का स्ट्रक्चर तैयार किए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह एक क्या है, त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो आप देख ही पा रहे हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण होते हैं। तो हमारे यहाँ तीन भुजा है, इनमें से कह एक भुजा, क्या कह रही है, एक भुजा। एक भुजा, कोई भी एक भुजा, तो मेरा पर हुआ ये भुजा, एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर। तो समानांतर कहने का अर्थ होता है कि जैसे ये खींचा गया है, इसी के समक्ष, इसी के समान डिस्टेंस के साथ हमको क्या करना होगा, त्रिभुज के भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींचना होगा। समांतर, समानांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब इसको छोड़ करके अन्य दो भुजा जो है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, तो एक भिन्न बिंदु यहां हमने लिया है और एक भिन्न बिंदु यहां पर लिया, बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब हमको यह चीज कह रहा है कि इस चीजों को प्रतिच्छेद करने के लिए, इस अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसी रेखा खींची जाए। अब देखिए, एक ऐसी रेखा खींचने की बात कही, तो हमने क्या किया, भिन्न भिन्न बिंदु को, दोनों को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा। जैसे ही प्रतिच्छेद किए, तो हमने क्या देखा, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो मैंने एक रेखा खींच लिया। तो अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब इसके अलावा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात। इसका कहने का मतलब जिस अनुपात में ये होगा, उसी अनुपात में ये होगी। हमको यही कह रहा है कि जिस अनुपात में ये होगा, उसी अनुपात में ये होगा। ये हमको क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यही बात हमको, ये हमारे थेल्स साहब ने सिद्ध किया है, और हमको अन्य इसी तरह से हम लोग को बनाना भी। तो चले हम लोग बहुत बारीकी से समझे। अब हम लोग स्ट्रक्चर एक विशेष प्रतिक्रिया के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए होता क्या है, तो हमने जब इसको लिखा, तो आपने यहाँ लिया त्रिभुज ए और बी और सी, एक त्रिभुज लिया, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा BC है और दूसरी भुजा AB है और तीसरी भुजा AC।
तो एक भुजा BC के समानांतर हमने एक समांतर रेखाएं प्रति मतलब यहाँ से जो देखें समांतर अन्य भुजाओं समानांतर एक रेखा खींचा जो कि अन्य दो बिंदुओं को क्या क्या किया हो क्या किया अन्य दो भुजाओं को इसका नाम रख दिया DAE। चलो DA अच्छा लगता है, D इसका नाम E रख दिया। कोई दिक्कत? तो प्रतिच्छेद करती है तो हमें बताना है अनुपात कि दोनों एक ही अनुपात में विभक्त होती है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में हम लोग को लिखना पड़ता है विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखना पड़ती है? विशेष प्रतिज्ञा। तो हम लोग अगर विशेष प्रतिज्ञा की बात करें तो हम लोग को क्या लिखना हो विशेष प्रतिज्ञा में कि जैसे जैसे आप लोग जो किए हैं वही लिखना, बस जो किए हैं बस वही लिखना। सीधी सी बात कि हम लोग जो जान रहे हैं ना कि जो हम लोग देख पा रहे हैं ना वही लिख देना। हम कहेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींची गई जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो वह बिंदु D, E है और वह भुजा क्या क्या है? AB और AC है। चलिए कितना सुंदर हमने लिखा कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि भुजा BC के समानांतर एक रेखा खींची गई जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि वह बिंदु कौन कौन सा है? D और E, और वह भुजा कौन कौन सी है? AB और AC है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात, ये देखिए इसी चीज को सिद्ध करना है, एक ही अनुपात मतलब AD/, है कि AD जो है वह AD जो बटे BD और AE जो है वह AC के अनुपातिक है। इस चीज को हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? तो ये बहुत बड़ा बेस बात है, ये आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये बहुत बार मुझे भी पूछा गया। आपका BBL पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको विशेष प्रतिज्ञा। अब आप एक बात जानते होंगे कि अगर किसी की सच्चाई जाननी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने दोस्त में किसी के पास झगड़ा लगा देते हैं, किसी दूसरे का दोस्त का अगर ये बात कुछ आपस में वार्तालाप करवा देते हैं तो बात बात में उसकी सच्चाई को निकल जाती है। तो उसी तरह अगर हमको इसकी सच्चाई को पता लगाना होता है तो हम लोग भी क्या कर देते हैं? इसके साथ झगड़ा नहीं लगाते। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा रचना, मतलब बात चढ़ा बढ़ा करके दोस्त को जो बोल देते थे ना, तो हमको सच्चाई बोलना शुरू कर देता था। उसी तरह इसके साथ हमने रचना कर दिया तो इसकी सच्चाई हम लोग के सामने आ जाएगी। ठीक है, बस वही करना, सिर्फ रचना करना। तो रचना करना है तो हम लोग को खाली करना क्या है? देखिए
रचना में क्या कर देना है कि त्रिभुज ए डी ई में हमको इस पर लंब डाल देना है जो कि भुजा AC हो, और इस त्रिभुज से इस पर लंब डाल देना जो कि AB पर लंब हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा M, रहने दीजिए, इसका नाम M रहने दीजिए, और हमने इसको इससे मिला देंगे और हम इसको इससे मिला देंगे। हमने ये सब रचना किया, तो रचना किए तो आपको यहां लिखना होगा ना, क्या लिखना होगा कि DM लंब है AC पर तथा EF लंब है AB पर। कोई दिक्कत? जब लंब है तो लंब है, पर उसके बाद D और D, E को क्रमशः C तथा B से मिला दिया, C, B से मिला दिया। कोई तकलीफ किसी तरह का? जब नहीं है तकलीफ तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए, जब यहां तक आ गए तब हम लोग को क्या होता है, तब हम लोग को सब अलग अलग नजर से देखना होगा और सबको देखना होगा और बारीकी से हम लोग को सॉल्यूशन करना होगा। तब हम लोग यहां से लिखेंगे प्रमाण, और हमको यहां बताना होगा, क्या बताना होगा कि इसमें हमको देखना है कि त्रिभुज ADE, देख पा रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या, तो सबसे पहले आते हैं और निकालते हैं। देखिए क्या होता है, त्रिभुज ADE में आधार मेरा क्या होगा, इधर से लेंगे तो लंब इसका है तो AD हो जाएगा आधार, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा EF। शीर्षलंब। अब थोड़ा सा जगह नहीं होने के कारण हम यहां से मिटा देना चाहेंगे जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो 1 मिनट, चलिए हम इसको मिटाते हैं। देखिए, देखिए सर, तब हमको यहां क्या लिखना होगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आधार का नाम AD, शीर्षलंब का नाम EF। कोई तकलीफ? अब आगे देखिए थोड़ा सा, ये भी आपका खत्म हो गया। अब इसी का नीचे वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज EDB के लिए अगर निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए तब हम यहां लिखेंगे के लिए, तो आधार क्या हो जाएगा
आधार क्या हो जाएगा? आधार देखिए, एक बात आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ देखिए, देख रहे हैं? तो इससे इस पर क्या है? लंब, ध्यान दीजिएगा, इसलिए लंब यही हो जाए। समझ रहे? देखिए, तो आधार क्या हो गया? डी बी, डी और बी। शीर्षलंब क्या हो जाएगा? शीर्षलंब हो जाएगा ई एफ। अब त्रिभुज ए डी बी, या सीधा कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। 1/2 आधार का मान क्या था? बी डी या डी बी गुना शीर्षलंब ई एफ। तो क्या है? बी डी कहिए या बी गुना ई एफ। तो हमने क्या देखा कि एक तरफ का हमने सॉल्यूशन कर दिया। क्या क्या किया आप वो देखिए। आपने इसको सॉल्यूशन किया, उसके बाद इसको सॉल्यूशन किया, मतलब हम लोग एक बार इस त्रिभुज को ले लिए और एक बार इस त्रिभुज को हमने निकाल लिया। अब बात आता है, अब इस तरफ से हमने इस सतह का इस तरह का सतह से निकाला और एक सतह इधर बाकी है। अगर उसी तरह हम लोग इधर का निकालें तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, तो आधार क्या हो जाएगा? इस तरह से इस त्रिभुज में लेंगे तो आधार ए ही हो जाएगा, ए डी। और तब शीर्षलंब क्या हो जाएगा? तो शीर्षलंब इस पर ना लंब है तो क्या हो जाएगा? बी एम, डी एम हो जाएगा, नहीं डी एम। चलिए ध्यान रहे, ये एम एम। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ट्रायंगल हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार का मान कितना हो जाएगा आपका? ए और शीर्षलंब हो जाएगा डी है। तो दोनों करते हैं तो ए ई गुना डी बटे 2। एकदम बारीकी से देखना है और समझ में आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज इधर से बना, जैसे हम लोग ने देखा था, इधर बना। देखिए इस त्रिभुज, जैसे हमने इसको अब जानेंगे और इसको जानेंगे। जैसे जानते हैं तो देखिए क्या होता है कि डी ई सी, तब क्या होगा? इसमें भी इसका आधार आपको पता हो जाएगा। पहले आधार का नाम ई सी और शीर्षलंब क्या हो जाएगा? शीर्षलंब उसी तरह जैसे कि इधर से गया था ना, इसी तरह ये देखिए ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। तो ध्यान दीजिए कि यह आपका बढ़ाया भुजा पर क्या था? ये लंब था। तो उसी तरह इसमें लंब का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी एम। तो ये आप क्षेत्रफल देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार। आधार का मान क्या हो जाएगा? गुना शीर्षलंब। तो आधार का नाम EC गुना डी एम। जब इसको किए थे तो क्या आया था? EC गुना डी एम बटे 2। ये चौथा आ गया। अब हम लोग कुछ देख पा रहे हैं।
अगर आपस में ही एक दूसरे को पहले समानुपाती करते हैं तो हम देखेंगे क्या इधर का भी वही हो जाता है, वो हमको देखना है। तो डायरेक्टली इस बात को लिख तो नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ तक लिखने के बाद हम पहले चारों समीकरण को एग्जैक्ट कर देते हैं जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। तो देखिए अगर करते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या था, AD गुना EF बटे 2, ये फर्स्ट। दूसरा क्या है, BD गुना EF बटे 2, समीकरण सेकेंड था। थर्ड देखिए क्या है AE गुना DM बटे 2, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है EC गुना DM बटे 2, ये हो गया फोर्थ। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लैंक कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं, ठीक है, जिनके कारण आप इस चार समीकरणों से हमें क्या प्राप्त होता है वो हमको देखते हैं। चलिए जब हम देखते हैं आगे की ओर तो देखिए क्या होता है यूं है कि अगर एक सतह का, ये देखिए आप लोग देख पाइएगा, देख पा रहे होंगे कुछ इसी तरह इधर से देखिए, देख पा रहे हैं। बहुत बारीकी से आपको समझना होगा कि ये आपने पहला, ये आपने दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा है। यही चारों का आपके सामने समीकरण है, जिसमें कि आपने देखा ये A है, ये आपका B है, ये आपका E है, ये आपका D है और ये आपका F। उसी तरह इस तरफ है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम D है, इसका नाम E है, इसका नाम M। अब मैंने इस त्रिभुज को एक आधार पर से ही हमें इन दोनों को अनुपातिक करना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, तो यहां लिख देंगे सबसे पहले कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अगर अनुपात करते हैं तो अनुपात करने के बाद क्या होता है, देखिए AD गुना EF बटे 2 और इन सभी पर बटे जो है सेकेंड, तो सेकेंड मेरा क्या है BD गुना EF बटे 2। समझ पा रहे हैं, अनुपातिक कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग को क्या आता है, तो देखते हैं क्या आया, AD गुना EF बटे 2 गुना भाग को गुना बदल दी, तो 2 बटे BD गुना EF। कहीं तकलीफ जब नहीं है तो ये देखिए कैंसिल हो, तब क्या आया हम लोग को AD बटे BD। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब दोनों भुजा का क्या हो गया बटे में आ गए, एक दूसरे के बटे में आ गए, इसका बटे में ये आ गया। उसी प्रकार यदि हम लोग 3 और 4 से करते हैं तब क्या आता है, तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से, तब क्या होगा, तब हम लोग कहेंगे ना कि
इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल आप लोग किए, मतलब यहाँ पर हम लोग किए, तो क्या है सर, कैसे हुआ सर, तो देखिए हम लोग किए जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE है ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ये किए तो हमको ये है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब उसी तरह यहां करते हैं तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, AED कुछ नहीं दीजिए, अगर कुछ क्या यही जो नाम होगा बराबर क्या लिख देंगे सर, AE गुना DM बटे 2 और इसके बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर, तब इसके भी बटे होगा, यस सर बटे में होगा, तो क्या होगा EC, अच्छा AC गुना DM बटे, पुनः इसी प्रकार जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए AE गुना DM बटे 2, और जब भाग को आप गुना में बदले तो 2 बटे AC गुना DM, ओके। तो अब देखिए सर, ये और ये आपका कट गया, अब आपका क्या बचा, ये कटा ये कटा, तो बचा क्या, बचा AE बटे EC, ये किसका बचा, तो यहां जो आप लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसका समीकरण आप 6 लिख लीजिए। चलिए, अगर समीकरण 5 और 6 को लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, देखिए दोस्तों 5 और 6 को लिया जाए तो दोनों में देखिए कि यह जो मेरा वैल्यू आया है, इसका जो वैल्यू है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB में, आप देखिए कि यह दोनों चीज दोनों त्रिभुज का मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा देख पा रहे हैं, दोनों का ये मिल रहा है AED, तो दोनों त्रिभुज का, इसको समीकरण 5 और 6 से देखते हैं, दोनों का क्षेत्रफल अगर अनुपातिक बराबर करें तो क्या होगा, देखिए जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगी, देखिए प्राप्त क्या होगा उसको देखते हैं, तो स्पेस नहीं है तो ना हम देख पाते हैं, तो देखिए क्या होता है, तब देखिएगा क्या हो रहा है भाई, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से करेंगे, से जब इससे करते हैं अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दे तब क्या होता है, देखिए अब इधर का हो गया, अब इधर से करते हैं,
क्या हो जाएगा, ADC। जब करते हैं तब देखिए क्या होगा, ये और ये कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब आपका आ जाता है देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। जब बराबर आ गया तब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यह देख पा रहे हैं, अगर इस तरह करने के बाद हम लोग भी देखें तो हम लोग के सामने क्या आया, इस दोनों के बराबर में अगर किए तो हम लोग को क्या समझ में आया, इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है और इसका जो क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर में होगी। अब देखिए क्यों होगा वह देखिए, यह इसलिए क्षेत्रफल यहां हम लोग यह देख पाए, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या था, बराबर था। जब क्षेत्रफल बराबर में था इधर वाला का और इधर वाला का, तो आप एक पिक्चर को देखिए गौर से और समझ पाइएगा। A B C D E और यहां आपका था क्या था, F और यहां पर आपका था M, ये था ना। तो आप यहां अभी क्या देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, त्रिभुज DEB मतलब देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है, EDC अब इस सब का कहानी उभयनिष्ठ होने के कारण ये क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद मेरे पास क्या क्या बढ़ गया, देखिए बढ़ गया कि दोनों जो त्रिभुज है वह दोनों एक ही आधार के परे हैं, एक ही आधार के दो भिन्न त्रिभुज और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान, इसलिए ये दोनों भी क्या है, समान है। चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं कि त्रिभुज DEB और EDC दोनों एक ही आधार के दो त्रिभुज हैं, जो कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए दोनों की भुजा एक ही अनुपात में है, बराबर है, इसलिए दोनों की भुजाएं एक ही अनुपात में है। देखिए सर, अनुपातिक मतलब या हम लोग जिससे जो लिए क्या अनुपातिक था कि AD जो था वह BD के अनुपात में था, और इधर से देखिए AE जो था वह AC के कुछ भी नहीं था। जैसे आप लोग ने जाना, जितनी अच्छे से समझ पाए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझे और अच्छे से बनाए। और इसी का एक विलोम भी है, देखते हैं हम लोग विलोम के बारे में भी बात करते हैं। ये मेरा 6.2 का पहला प्रमेय जो है 6.1 का ला दिए ये प्रमेय,
ये परिमेय का जो नाम है 6.1 परिमेय का नाम है, जिसको हम लोग थेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, थेल्स परिमेय। देखिए 1 मिनट फिर देखते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग परिमेय 6.2 जो कि थेल्स परिमेय का विलोम होगा। तो इन विलोम को हम लोग अच्छी तरह से भी समझते हैं। अगर 6.1 को आप अच्छी तरह से समझे हैं तो 6.2 भी आपसे क्लियर और बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए। तो चलते हैं क्या है इसमें क्या कहा है। इसमें भी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो भाई एक त्रिभुज होना चाहिए ना, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, मतलब उसका विलोम, इसका जो हम लोग पहले बनाए उसी का क्या है, विलोम, उल्टा है। ध्यान दीजिए ये उल्टा है। इसमें कहा है कि अगर हमको कह दे भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये कह रहा है कि कर रहा है, तो तीसरी भुजा के समानांतर, मतलब अगर ये एक ही अनुपात में हो जाए तो क्या इनके समानांतर है, ये हमको बताना। तो बस वही जैसे कर रहे थे करिए। देखिए हम सबसे पहले एक विशेष प्रतिज्ञा के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समानांतर यदि एक रेखा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात, तो यानी कि माना कि से एक त्रिभुज है जिसमें कि एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई और वह भुजा एक ही अनुपात में विभक्त है, तो हमें क्या, जिसमें एक भुजा के समानांतर, ये नहीं लिखना था, ये सीधा लिखिए, जिसमें कि एक भुजा के, ऐसा लिख भी नहीं लीजिए, एकदम शॉर्ट बात में लिखिए, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक शॉर्ट बात करके देखिए सीधे इसमें दे दीजिए है जिसमें AB तथा, क्या कर दीजिए, AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे EC दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए भाई कुछ नहीं, बस अपने मन से हमने क्या किया, BC के समानांतर एक खींचा जो DE है। देखिए रचना की कि BC भुजा के समानांतर एक
रेखा खींचा जो DE डैश है। अब देखिए थोड़ा सा प्रमाण में चले आइए। जैसे ही आते हैं तो हम लोग का सवाल बनना शुरू हो जाता है। देखिए कैसे सर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए BC में BC के समानांतर DE डैश है, इसलिए AD बटे BD बराबर AE डैश बटे E डैश C। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और दिया है, यहां लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। समीकरण सेकंड, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग देखें बारीकी से तो क्या प्राप्त होता है। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से संगत पक्षों को घटाने पर तो AD बटे BD बराबर AE डैश बटे E डैश C और AD बटे BD AE बटे EC। जब घटा देते हैं तो देखिए ये दोनों कट जाता है, अर्थात क्या हो गया 0 बराबर AE डैश E डैश C माइनस AE बटे EC। ये इसको उधर कर दिए तो आप क्या देख रहे हैं, EA और EC बराबर E डैश। देखिए एक ही तरह का बात है, गौर से देखिएगा समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। AE बटे EC यहाँ है E डैश, यहाँ देखिए बटे EC E डैश। अब देखिए गौर से एक बात आपको बताते हैं, यहां तो ये आ गया, अब इस चीज को हम और कुछ कर सकते हैं। एक बात को बराबर करने के लिए और समझने के लिए एक चीज को करते हैं हम कि दोनों को पहले क्रम को व्युत्क्रम कर देते हैं। दोनों को व्युत्क्रम करने से दोनों को व्युत्क्रम अच्छे से लिख देते हैं भाई। जैसे ही करेंगे EC बटे AE इधर से कीजिए A डैश C बटे AE डैश। अब देखिए इसको थोड़ा साफ करते हैं क्योंकि इसको हम समझ सकेंगे। यहां तक करिए देते हैं। जैसे ही करते हैं तो देखिए क्या हमको प्राप्त होता है, EC बटे AE बराबर E डैश C बटे AE डैश। अब दोनों तरफ एक जोड़ने में तो देखिए दोनों तरफ एक जोड़िए तो क्या आता है, EC और AE प्लस 1 E डैश C बटे AE डैश प्लस 1। दोनों का जब निकालते हैं AE तो AC प्लस AE उधर से करते हैं तो E डैश C प्लस AE डैश बटे AE डैश। देख पा रहे हैं। अब देखिए आप कुछ और कर सकते हैं, EC को AE को जोड़ते हैं, EC तो कहा E और C
प्लस ए ई को जोड़ते हैं, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ए सी बटे क्या होगा ए ई, उधर से इधर से जोड़िए ई डैश सी प्लस ए डैश ई, इसको भी आप क्या लिखते हैं ए सी बटे ए ई डैश। देख पा रहे होंगे जब दोनों एक ही तरह हो गया तो आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। जैसे ही कटाते हैं और व्युत्क्रम करते हैं तो आपके पास आता है ए ई बराबर ए ई डैश। इसका कहने का मतलब क्या है, ए ई जो है वह इसी के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ए ई जो है वो जहां की ई होना चाहिए वही ई डैश है। यही कहने का मतलब है कि जहां पर ई होना चाहिए वही ई डैश है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यह रियल में, मतलब ये हकीकत में यह बिंदु वही पर स्थित है। अर्थात हम यहाँ इस पॉइंट से यह बात सिद्ध होता है कि अतः इसमें मेरा क्या था कि डी ई डैश समानांतर क्या था मेरा बीसी था, तभी तो ये संभव हुआ था। तो यहां कहने का मतलब है कि यह जो बिंदु है वह कहां है, यह जो बिंदु है वह कहां से, डी ई से संभव। देखिए डी ई से संभव है, तो इसका कहने का मतलब है कि यहां अब ई नहीं लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, ई डैश नहीं लेकर के ई लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं बीसी के। बस इस परिवेश से रिलेटेड आपने सही तरह से आपने देखा और समझा और जानने का क्या पूरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया। तो मिलेंगे अगले हम लोग वीडियो में, इसी संबंधित सवाल है जो हमने प्रश्नावली 6.2 में इसी से संबंधित हम लोग सवाल को भी अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट है हम सारे क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से सरल कर देंगे जो वीवीआई के नजर से। चलिए आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। धन्यवाद।